जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने शेड्यूल में बताया हुआ था कि शुरुआती के दिनों में अर्थात मंडे से हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। अब पॉलिटी में हमने देख रखा है भाग 1 को, आज हम लोग देखने वाले हैं भाग 2 को। भाग 1 में हमने बताया था आपको संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4 में भी अच्छे से आपको बताया हुआ था। जैसा कि आपको पता भी होगा अनुच्छेद 2 में हमने क्या कहा था, जो भी हम युद्ध के द्वारा या किसी अधिग्रहण के द्वारा किसी की ज़मीन को या भारत युद्ध के द्वारा किसी भी ज़मीन को अधिग्रहण कर लेता है या कब्जा कर लेता है उसको, तो उनको हम लोग या स्थापना की बात करते हैं तो उस राज्यों को हम वहाँ पर रखते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे राज्य आ जाते हैं जो अपनी स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहते हैं, इसके बारे में भी हमने बताया हुआ था यहाँ पर। और हमने अनुच्छेद नंबर 3 में क्या कहा था, भारतीय संसद है अपने भारतीय क्षेत्र की अंतर्गत किसी भी राज्य के या किसी भी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम को चेंज कर सकता है। इसके बारे में हमने देखा हुआ था। आज हम लोग देखने वाले हैं भाग 2 को। तो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद दिए गए हैं 5 से 11 तक। दोस्तों, जैसे हमने बात किया हुआ था, नागरिकता के बारे में पढ़ना है। भाग 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं 5 से लेकर के 11 तक। लेकिन नागरिकता को पढ़ने के पहले हम कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1 नंबर नागरिक। तो नागरिक में कौन कौन आते हैं? वे सभी व्यक्ति जो भारतीय मूल के होते हैं, जिनके पास में जन्म से ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अर्थात 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, उस समय वह सभी भारत में निवास कर रहे थे या रह रहे थे, या उनके पहले भी उनके माता पिता भी यहीं पर रह रहे थे। अन्य शब्द में बात करें, और इन भारतीयों, ये जो नागरिक हैं, इनको भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखनी होती है और राज्य के प्रति भी निष्ठा रखनी होती है। और उनके जो कुछ कर्तव्य दिए होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जो राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए जिनके दायित्व होते हैं, उन सबको इनको निभाना पड़ता है। ये सभी कर्तव्य करते हैं नागरिकों को, वे सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक होते हैं। अगला है अन्य देशी नागरिक। तो यहाँ पर 2 तरह के नागरिक होते हैं। एक होता है शत्रु पक्ष और दूसरा होता है मित्र पक्ष। अब दोस्तों, यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं। अन्य देशी मतलब किसी दूसरे देश का व्यक्ति होगा, किसी दूसरे देश का व्यक्ति होगा। अब शत्रु पक्ष की बात करें, मानते हैं वर्तमान समय में भारत का किसी देश के साथ में युद्ध चल रहा हो, वहाँ के नागरिक जो होंगे उन्हें बोलते हैं हम शत्रु पक्ष के नागरिक। और इनके अलावा जितने भी देश होंगे, वहाँ के जो भी नागरिक होंगे, वो सब के सब कैसे होंगे? मित्र पक्ष के नागरिक होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष भी आपको समझ में आ गया होगा, जो अन्य देशी नागरिक हैं। अब बात करते हैं आगे राज्य विहीन नागरिक। ये वह नागरिक है जिनके पास में, यदि हम माने, आपने भी देखा होगा, जैसे कि आज हम भारत में हैं, ये हमें पता है कि हम भारत में रह रहे हैं, और यहाँ से किसी दूसरे देश में जाएं तो हमारे पास में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हो गया जो दिखा रहा होगा कि हम भारतीय हैं या भारतीय थे पहले, वर्तमान में हम यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन ये राज्यविहीन है, मतलब ये वे व्यक्ति हैं जहाँ पर रह रहे थे और प्लस जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे थे और जहाँ पर रह रहे हैं। इनके पास कोई भी कागज़ नहीं होता, ये इनके पास दिखाने का कोई अथॉरिटी नहीं होता है दोस्तों कि ये कहाँ पर रह रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर रहेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। इसलिए हम इनको राज्य विहीन नागरिक के रूप में जानते हैं। अगला है शरणार्थी। आपने देखा होगा भी पश्चिम बंगाल में बड़ा सा बोलबाला इनका बना हुआ है, जिन्हें हम बोल रहे होते हैं रोहिंग्या। अर्थात ये वे व्यक्ति हैं जो आकर के शरण लेते हैं भारत में। जैसे कि हम बात करें, अपने यहाँ अब हिंदू राष्ट्र चल रहा है, या पाकिस्तान में हिंदू को अत्यधिक मात्रा में दबाया जाता है। अब वहाँ पर क्या होगा, सबके सब मुस्लिम हैं और हिंदुओं को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो हिंदू अपने यहाँ वहाँ से खसा करके अपने यहाँ भारत की ओर भागने लग जाए, तब पलायन करने लग जाए, तो इन सब व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? शरणार्थी। अर्थात किसी धार्मिक या किसी व्यक्तिगत जातिवाद के द्वारा व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाए और वह व्यक्ति उस देश को छोड़कर दूसरे देश में प्रवेश कर जाए, ऐसे व्यक्तियों को शरणार्थी के रूप में रखा जाता है। यही सिलसिला अपने यहाँ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ बांग्लादेशी व्यक्ति हैं जो आकर के वहाँ पर निवास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये जो नागरिकता संबंधी कुछ शब्द थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं इसकी एक एक अनुच्छेद को, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को। अब यहाँ पर कोई भी शब्द आपको ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ज़रूर प्रश्न पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम चलते हैं अंदर, आर्टिकल नंबर 5 की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हो रहा था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26
26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय यदि कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है या इसके पहले भारत में किसी का जन्म हुआ है या उसके माता पिता यहाँ पर जन्म हुआ है या यहाँ पर निवास कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति को अधिवास द्वारा नागरिकता दे दी जाती है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, हमने कहा 26 जनवरी 1950 से पहले भारतीय व्यक्ति यहाँ पर कोई नागरिक रह रहा होगा तो उसे अधिवास द्वारा नागरिकता मिलती है। अब सेकंड, या माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर यदि रह रहा होगा 26 जनवरी, उस समय 26 जनवरी 1950 के टाइम में जब संविधान लागू हुआ था उसके पहले यहाँ पर भारत में रह रहा हो या उसके पास में नागरिकता प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? नागरिकता दोस्तों प्राप्त हो। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय या तो फिर नागरिक रह रहा हो, इसके पास ही नागरिकता हो, या फिर 26 जनवरी 1950 के समय में उसके माता पिता में से किसी एक के पास में नागरिकता प्राप्त हो, या फिर दादा दादी नाना नानी इनके पास में नागरिकता प्राप्त होगी, तब भी वह व्यक्ति को अधिवास द्वारा ही नागरिक माना जाएगा। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद नंबर 5 को भी अच्छे से देख लिया है। आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बात देखते हैं अनुच्छेद नंबर 6 को। अनुच्छेद नंबर 6 में ये बात कही गई है, दोस्तों हमने अनुच्छेद नंबर 5 को देख लिया है। 5 नंबर में दिया गया अधिवास द्वारा नागरिकता। अधिवास का अर्थ क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। अब देखने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 6 को। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या बात कही गई है? जो पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता, कौन सी? पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 6 में। तो हम लोग देखने वाले हैं, आपको भी दोस्तों याद रहा होगा 19 जुलाई, इस डेट को आपको याद करना है, 19 जुलाई 1948, या फिर डेट को थोड़ी देर के होल्ड कर लेते हैं, बाद में इसे देखते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे ये काम हुआ है। ये अपना भारत, इधर मान लें भारत और इसे हम मान लें पाकिस्तान। जब एक राष्ट्र का अपना विभाजन हुआ है, ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्र का विभाजन हुआ है तब क्या हुआ, कुछ भारतीय भी पाकिस्तान की ओर गए और कुछ पाकिस्तानी भी भारत की ओर आए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने अभी एक डेट मेंशन करी थी, डेट याद है कब है? 19 जुलाई 1948। डेट को आप याद करिएगा। हमने क्या कहा, कुछ व्यक्ति, जब भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, कुछ भारतीय पाकिस्तान चले गए। ऐसा उन्होंने प्लान किया कि वहाँ पर जाएंगे, बढ़िया बढ़िया कब्जा करेंगे और बढ़िया से प्रॉपर्टी बनाएंगे और अपने जीवन को ऐसी पूर्वक व्यतीत करेंगे। लास्ट वैसे भी दूर के ढोल सुहाने होते दोस्तों, जब तक दूर रहता है तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके पास पहुँचते हैं तब बड़ा दुख होता है। ऐसे में ही ये अपने पाकिस्तानी जो व्यक्ति थे उनको तो पता था कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है या जो उसकी मुस्लिम कौम है वो क्या कर रही है। तो ऐसे में उन व्यक्तियों ने तो भारत की ओर पलायन कर लिया। लेकिन कुछ भारतीय बहुत लालची है ना, अभी भी इनका बहुत बड़ा सा दिल है, ना जाने किसको अपने में समाहित कर ले। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय क्या सोचे कि हम पाकिस्तान की ओर चले जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल क्या लिखा हो, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि भारत कब आए हों, 19 जुलाई 1948 से पहले। 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत में आ गए हों तो उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों ये कब की बात कर रहे हैं, जब अपना भारत आज़ाद हुआ है तब की बात कर रहे हैं। और लागू कब हुआ है, ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि यहाँ पर सबको नागरिकता दी जा रही है। ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या बनाया है, यदि 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति भारत में आ चुका था, वो पाकिस्तान से आया हो, किसी अदर देश भी आया हो, तो उसे हम भारतीय नागरिकता दे लेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ में ही है, क्योंकि आप भी जाने हैं भारत और पाकिस्तान एक राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद दोनों अलग अलग राष्ट्र बन गए। ऐसी कंडीशन में इनको ही नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हमने दोनों डेट मेंशन कर दी है, कब,
यदि 19 जुलाई 1947 से पहले व्यक्ति आ गया हो, ऐसी कंडीशन में दे दी जाएगी। और ये लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों आगे वाले की बात करें हम, अनुच्छेद नंबर 7। अभी हमने यहाँ पर कुछ आपको क्राइटेरिया बताया। कुछ भारतीय थे जो लालची थे, वो कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान। कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। दोस्तों ऐसा देख रहे होंगे यहाँ पर सब लिखा हुआ है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। तो प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, जाहिर सी बात उठना भी चाहिए। यहाँ पर जब भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं तो ऐसे में भारत क्यों नागरिकता देगा? ऐसे में भारत क्यों नागरिकता देगा? तो दोस्तों हमने अभी आपको क्या बताया था, जब तक दूर रहते हैं तब तक हमें बहुत प्यार रहता है, लेकिन जैसे ही पास में आते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें तकरार होनी चालू हो जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। कुछ भारतीय बहुत लालची किस्म के थे, ऐसे में सोचे कि पाकिस्तान में हम जाएंगे, बढ़िया ज़मीन बनाएंगे और बढ़िया सारा पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो बड़े लालच पूर्वक ये पाकिस्तान की ओर पलायन कर गए। लेकिन पाकिस्तान में जब जाकर देखे कि बड़ी ही नीचता से व्यवहार किया जा रहा है, कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, फिर क्या होगा? ये फिर से भारत की ओर पलायन करेंगे। ये इसी जो अनुच्छेद नंबर 7 है वो यही बताता है, जो भारत से पाकिस्तान गए वापस फिर कहाँ आए हैं? भारत। इनके बारे में बता रहा होता है अनुच्छेद नंबर 7। अब ऐसे में क्या होगा? अब 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हो चुका है, अब तो कुछ करा नहीं जा सकता है। तो इनके लिए भी प्रावधान किया गया, क्योंकि 2-4 साल रहे जा करके प्रॉपर्टी बनाई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ये खुद ही वो व्यक्ति बता सकता है जिसके साथ में गुजरता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिंपल से शब्द बताए, जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन वहाँ से फिर से कुछ वर्ष रहने के बाद भारत की ओर पलायन कर गए। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या भारत को वहाँ की उनको नागरिकता देनी चाहिए? तो दोस्तों अपना भारतीय, हमने बोला ना कि इतना बड़ा इनके पास दिल है कि ना जाने किसको अपने अंदर बिठा ले। यही काम भारत में हुआ। अनुच्छेद नंबर 7 में यहाँ पर ये शब्द दे दिया गया कि ठीक है, हमारे यहाँ से छोड़ के गए हो, जाओ, वहाँ से फिर आ रहे हो, इसका क्या भरोसा है कि तुम फिर से भाग जाओगे? भाग जाएंगे ना दोस्तों। इसलिए भारत ने क्या किया? एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें ये बात कही कि तुम ये लिखवा के लाओगे पाकिस्तान से कि दोबारा हम यहाँ नहीं आएंगे, दोबारा हम यहाँ नहीं आएंगे। जब यहाँ पर वो नहीं जाएंगे तब इनको भारतीय नागरिकता प्रदान करी जाएगी। लेकिन कब तक? इन्हें 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक भारत में रहना होगा। उसके बाद ये दूतावास के पास जाकर के अपना पंजीकरण करा सकते थे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 7 भी आपको समझ में आज आ गया होगा, किस तरह से इनको नागरिकता मिल रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अनुच्छेद नंबर 8 को। अनुच्छेद नंबर 5 में क्या देखा? अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या देखा? जो पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 7 में क्या देखा? भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आने वालों की नागरिकता। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद नंबर 8 में। तो अनुच्छेद नंबर 8 में क्या दिया गया है? आपने नाम सुना होगा PIO, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसे बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। ये भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात कर रहा होता है। यह व्यक्ति किसी भी देश में रह रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ पर रहता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा? PIO, इनके बारे में नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद नंबर 8 में। अब एक अनुच्छेद नंबर 9। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी PIO के बारे में ऐसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ पल के लिए इसे हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 9 में लिखा हुआ है, 9 से ध्यान रखेंगे, भारतीय नागरिकता छीनी कैसे जाती है। भारतीय नागरिकता वापस लेने का अधिकार, वापस सरकार कैसे छीनती है, तो इसके बारे में देखना होगा। अनुच्छेद नंबर 9, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने भारतीय मूल का था लेकिन उसे चला गया भारत से बाहर,
मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक संदीप नाम का एक व्यक्ति था, हम अपने लिए ही ले लेते हैं, एक संदीप नाम का व्यक्ति था और ये पैसे कमाने के चक्कर से और चला गया किसी अन्य देश में, जैसे कि मान लें अमेरिका चला गया। अब अमेरिका चला गया तो वहाँ पर लगातार 3 से 4 वर्षों तक रुका। रुकने के बाद किसी अमेरिकन से प्रेम हुए और वहाँ पर निवास करने लगा। आपको भी बताया दोस्तों, यदि अमेरिका जैसी कंट्री हो तो वहाँ पर 5 साल रुकना होता है, उसके बाद उससे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि हमें मान लो वहाँ पर संदीप को वहाँ पर गया, वहाँ जाने के बाद किसी अमेरिकन से प्रेम हो गया और उसने क्या कर ली, वहाँ पर शादी कर ली। जब शादी कर ली तो उससे बच्चे भी हो गए। ऐसी कंडीशन में जब शादी कब होगी, जब उसके पास नागरिकता होगी। क्या होगी, नागरिकता दोस्तों। जब नागरिकता भी उसने 5 साल रुका, उसके बाद प्रेम समझ में ऐसा भी उसने कर लिया। ऐसा अपने भारत में भी होगा, अभी बताएंगे हम आपको कैसे होता है। उसका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में जब उसे नागरिकता मिली तो ऐसे में क्या होगा, भारतीय नागरिकता रहेगी या छिन जाएगी दोस्तों, भारतीय नागरिकता रहेगी या फिर छिन जाएगी। तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर यही बताता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो ऐसी कंडीशन में भारतीय नागरिकता उसके पास नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन से अपने संविधान में ली गई है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अपने भारत में शामिल किया गया है। क्या कह रहा है, एकल नागरिकता। ऐसे में यदि संदीप के पास में इस अमेरिका की भी नागरिकता होगी और भारत की भी क्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों हमने देख लिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। या फिर कोई व्यक्ति अन्य देश में जाकर के वहाँ का नागरिकता स्वयं से ही ग्रहण कर ले, तब भी भारत की नागरिकता छिन जाएगी। तो ये अनुच्छेद नंबर 9 क्या बताता है, 9 मतलब भारत का व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि किसी भी अन्य देश में जाकर के निवास करने लग जाता है। कैसे, नागरिक के द्वारा, ऐसे नागरिकता प्राप्त करके। यदि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर जी तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति तो है जो 2 साल 3 साल तक वहाँ पर काम करता है, 5 सालों तक काम करता है या 2-4 सालों बाद तक काम करता है, उसके बाद वापस लौट के आता है, तो दोस्तों आते हैं, लेकिन उनके पास उन देश की नागरिकता नहीं होती है, एज ए वर्कर के रूप में वो काम कर रहे होते हैं। यदि वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब यहाँ की नहीं रहेंगी। एग्जाम्पल की आपको याद रहा होगा अक्षय कुमार को, क्योंकि उसे कनाडा की नागरिकता प्राप्त थी, अब उन्हें भारतीय छिन गई थी। ऐसे में जब वापस आया हुआ था, उसे काफ़ी समय तक रहने के बाद, जैसे कि अपना भारत बोलता है, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, उसके बाद ही वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे भी आगे आकर के कैसे कैसे करता है। दोस्तों ये 2 आर्टिकल रखे हुए हैं, अनुच्छेद नंबर 10 और अनुच्छेद नंबर 11। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो कि दिया गया अधिकार भारतीय संसद को। इतने सभी नियम बनाने के बाद, कानून बनाने के बाद में ऐसा लगा संविधान निर्माताओं को कुछ और प्रावधान जोड़ दिए जाने चाहिए, जिसको जो दिए किसको जाने चाहिए, संसद को। ये किसको अधिकार मिले हैं, संसद को। संसद को अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में कुछ व्यक्ति भारत छोड़ करके जाएंगे, कुछ व्यक्ति भारत से आएंगे, तो ऐसे में इनके पास अधिकार दे दिया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 10 और 11 में है। आपने नाम अभी हमने बताया हुआ था, PIO, इसे बोलते थे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। ऐसी कंडीशन में हमने बात करी थी। यहाँ पर संसद ने क्या किया हुआ था, नियम बनाया हुआ। क्या नियम बनाया है, नागरिकता पंजीकरण या फिर संशोधन अधिनियम। उन्नीस 1955 में। ये समय के अनुसार परिवर्तित होते रहे। तो यहाँ पर ये एक बात कही जाती है कि नागरिकता पंजीकरण अधिनियम की धारा 3 में ये बात कही गई है, जन्म से नागरिकता। कैसे दोस्तों, जन्म से नागरिकता किस तरह से मिलती है। अब हम आपको कुछ डेटों का बारे में बताएंगे, उनको भी आपको याद करना होगा। बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा। तो हमने भी एक डेट लिखी हुई थी, 19 जुलाई 1948, या कि हम बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में निवास कर रहा होता है तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। अभी हमने देखा हुआ था। और यहाँ पर धारा 3 में क्या कहा गया है, यदि 19 जुलाई 1948 के समय या फिर संविधान लागू होने के समय किसी व्यक्ति के पास अब जाहिर सी बात है स्वयं तो होगा नहीं, वो, अब उसके माता पिता कौन,
माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी में से किसी के पास में यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो उसे जन्म के आधार पर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? नागरिकता। लेकिन ये डेट कब तक थी? तो आपको याद रखना होगा 1987 तक। कब तक? 1987 तक। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना होगा, यदि इसके बीच में वह भारत का नागरिक रह रहा होगा, यदि भारत में निवास कर रहा होगा, तो उसे हम जन्म के आधार पर नागरिकता घोषित कर देंगे, नागरिक घोषित कर देंगे। लेकिन कब? यदि इस टाइम पीरियड में उसके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी में से कोई भी रहा होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये फिर आगे चल के फिर से एक्सटेंड हुआ और इसे हम 2004 में किया गया 2004 तक कर दिया गया। या कोई भी व्यक्ति 2004 तक इस टाइम पीरियड के बीच में, अब इस 2004 के टाइम पीरियड में आप लोग भी या हम लोग भी आ जाते हैं। और इस टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें अपने लोगों के माता पिता भी आ जाते हैं। किस तरह से किसको नागरिकता मिल रही? तो हम लोग देख रहे हैं, यदि माता पिता में से कोई भी एक है या दादा दादी में से कोई भी एक है या फिर नाना नानी में से कोई भी एक नागरिक है, तो ऐसी कंडीशन में उनको नागरिकता मिल जाती है। लेकिन टाइम पीरियड कब का है? यदि इस और इस डेट के बीच में वो भारत में निवास कर रहे हैं और इनके पास में भारतीय नागरिकता प्राप्त है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बाहर चला गया, जैसे कि हमने भी बात की थी संदीप नाम की व्यक्ति के बारे में, और ये कहा हुआ था वो गया है पैसा कमाने के चक्कर से किसी अन्य कंट्री में, वहाँ पर जाकर के उसे प्रेम प्रसंगवश प्रेम हो जाता है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ऐसी कंडीशन में अब जब उसने नागरिकता प्राप्त करी और संतान उत्पन्न हुआ, तो संतान को यदि मान लो संदीप चाहता है कि नहीं हमारे बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जानी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उसके लिए कंडीशन क्या है? क्योंकि उसके माता पिता भारतीय नागरिक होंगे, जाहिर सी बात भारतीय नागरिक होंगे। अब वो अपने बच्चों को नागरिकता इसी आधार पर दिला सकता है, जन्म के आधार पर। अर्थात वह आवेदन करवाएगा। क्या करवाएगा दोस्तों? आवेदन करवाएगा। कि कब करवाएगा? कि दूतावास में आकर के आवेदन करवाएगा। लेकिन उसके पहले क्या होगा? उसके पहले उसके बच्चे को 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक इसमें लगातार संशोधन होते रहते हैं। अभी 5 वर्षों तक प्लस कर दिया गया है, लेकिन ये पहले 7 वर्षों तक हुआ करता था। यहाँ तक यदि व्यक्ति को भारत में निवास करना होगा, भारत में आकर के उस संदीप नाम के जो संतान थी, संदीप की लड़का था, उसको 7 वर्षों तक यदि भारत में रहता है, तो उसके बाद वह पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों हमने देखा किस तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा NRI आते हैं और PIO के बारे में हमने बताया आपको। ये सब कैसे प्राप्त करते हैं? पंजीकरण के द्वारा। आपने इसी तरह से एक एग्जाम्पल सुन रखा होगा, अभी हाल ही में चला हुआ था, सीमा हैदर का नाम। सीमा हैदर का नाम भी आपने सुना हुआ होगा। और इसी तरह भी आपने प्रियंका चोपड़ा का भी नाम सुन रखा होगा, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने भी निक जॉन से शादी करी हुई थी। ऐसा ही सीमा हैदर को अपना एक भारतीय व्यक्ति था जो लेकर के आ गया था भारत। काफ़ी बवाल चला हुआ था, कुछ राजनीतिक मुद्दा भी उठ गए थे यहाँ पर आकर के। एग्जाम्पल के रूप में आपको 2 बताए, क्या क्या दिखे। अभी हमने कहा था कि यदि 1987 या 2004 के टाइम पीरियड में संशोधन के अनुसार इनमें परिवर्तन किया गया है। अब यहाँ पर किस तरह से, अभी आपको पता होगा कि प्रियंका चोपड़ा जो भारतीय नागरिक हैं, ऐसे में इनका विवाह किससे हुआ है? निक जॉन से। यदि ये निक जॉन्स चाहे तो भारतीय नागरिकता इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैत्री संबंध के द्वारा। लेकिन इनके पास में कंडीशन क्या होगी? ये भी 7 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, उसके बाद ही इन्हें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा कोई प्लान नहीं करते हैं तो आपको भी पता है, सब ज्ञात भी होगा कि 11 वर्षों तक यदि लगातार निवास करेंगे, उसके बाद वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है, किसी के साथ नहीं आए और अपना भारतीय। वैसे भी बड़े खुशनसीब हैं, बढ़िया फेसबुक खोलने के बाद कौन है? अमेरिकन। अच्छा, बढ़िया ठीक ठाक फ़ोटो लगी हुई है, बस भेजे, फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिए लफ्ज़ से। करने के बाद अब अंग्रेजी नहीं आ रही है, गूगल ट्रांसलेटर खोले, बढ़िया ट्रांसलेट किए, अब डाल दिए। अच्छा, उसे भी खुशी,
ठीक है, कम से कम थोड़े साथ में रहेगा तो भाषा सीख जाएगा। अब बड़ा सा हृदय लिए भारतीय घूम रहे हैं कि कौन सा है कि इसमें निवास करने लग जाए। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। ऐसा भी इनका नाम भी आपने सुना होगा, सीमा हैदर का नाम, सचिन सुना होगा अच्छे से, बेचारे सचिन। और प्रियंका चोपड़ा, आपने सभी प्रियंका चोपड़ा के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन सचिन के बारे में तो कम, लेकिन सीमा हैदर के बारे में सभी ने अच्छे से जान रखा होगा, क्योंकि न्यूज़ की सुर्खियों या राजनीतिक मुद्दा इस पर बन के खड़ा हो गया था, क्या क्या हो रहा है इनके साथ में। तो हमने अभी क्या बताया, यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो किस किस तरीके से प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ मिक जॉन्स ने विवाह किया और 7 वर्षों तक इनको रहना होगा, उसके बाद पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन थे, महिला थी। लेकिन सचिन कौन है, ये एक पुरुष है। अब भारतीयों के पास में भी बड़ा गजब का व्यवस्था है। और गजब का व्यवस्था क्या है कि इनके पास में भी एक अधिकार दिए गए हैं। वो दिए गए किसके, वंश के आधार पर। किसके आधार पर, वंश के आधार पर। तो उनको भी देख लेते हैं, आपको हम बताते हैं किस तरह से इनको मिल पाते हैं। अब ये बात करें हम 1948 के टाइम पीरियड के बाद से लेकर के ये 1992 तक, कब, 3 दिसंबर, दोस्तों डेट को याद रखना, 3 दिसंबर 1992 तक यदि ऐसा कोई प्रावधान हो जाता है यदि उसके, लेकिन यहाँ पर कौन है, पिता। कौन है, पिता, लेकिन माता नहीं, पिता। लेकिन इसके बाद में दोनों, इसके बाद में दोनों, ये वंश के आधार पर, जो कि धारा नंबर 2 में दिया गया है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की धारा नंबर 2 में दिया गया है वंश के आधार पर नागरिकता। यहाँ पर किस तरह से प्राप्त करेंगे, यदि कोई 1948 से लेकर के 1992 तक है भारतीय व्यक्ति, और ऐसी कंडीशन में यदि उसके पिता के माता पिता या पिता खुद ही भारतीय नागरिकता उसके पास प्राप्त है, और वह जाकर के अन्य किसी देश के साथ में निवास करता है, या वहाँ पर जाकर के, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सचिन के पास भारतीय नागरिकता प्राप्त थी, और वह गया बढ़िया पाकिस्तान, बढ़िया प्रेम प्रसंग किए और बढ़िया सीमा हैदर को लिवा लाया। फिर कुछ खास गतिविधियाँ हुई, तो आपको अच्छे से उसने देखा भी होगा, न्यूज़ के सोशल मीडिया पर बना हुआ था, सीमा हैदर को लिवा लाया। अब किस आधार पर दिलाएगा, वो वंश के आधार पर इसको नागरिकता दिलाने का प्रावधान करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, सचिन खुद नागरिक हो सकता है या उसके पिता, क्योंकि सचिन एक क्या है, पुरुष है, यहाँ पर शब्द लिखा गया है पिता। उसके पिता होंगे भारतीय नागरिक, तभी उसे वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया है, 1992 के बाद अब दोनों को यानी कि अब कोई भी अंतर नहीं रहा। माता पिता में से कोई भी यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो उनको वंश के आधार पर भी दी जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात वर्तमान में बात करें सीमा हैदर के पास तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई होगी या नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। किस तरह से हुई होगी या नहीं हुई है, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, ये आया होगा। दोस्तों यदि आया है तो आशा करते हैं हम अपने इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके प्रश्न होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए मिलेंगे। इन सब का डाटा हम लोग अनुच्छेद नंबर 11 में रख लेते हैं। तो आशा करते हैं जो भी प्रश्न बने हुए हैं कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपके भी कुछ कमेंट बॉक्स में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।